नमस्कार। मेरे इस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैंने आप लोगों से अपने एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल पर एक सवाल पूछा था। सवाल ये था कि बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर किसे फ़ायदा पहुंचाएंगे या किसे नुकसान। मैंने ये भी कहा था कि आपकी राय जानने के बाद मैं अपनी भी बताऊंगा। इस पोस्ट पर बड़ी तादाद में प्रतिक्रिया आई। सबने अपने अपने हिसाब से राय प्रकट की। किसी ने मज़े लेकर हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात रखी तो कईयों ने बहुत ही गंभीरता और तर्क के साथ बताने की कोशिश की। इस पोस्ट पर आई तमाम प्रतिक्रिया को आप एक्स पोस्ट के नीचे पढ़ सकते हैं। किसी ने सीधी बात की है तो किसी ने घुमा फिरा कर। इसे मोटे तौर पर 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वे जो मानते हैं कि प्रशांत किशोर सीधे तौर पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरे वे जो मानते हैं कि प्रशांत किशोर एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। तीसरे वे जो मानते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में कोई फैक्टर ही नहीं है, वे तो बस अपनी डफली बजा रहे हैं। और चौथे वे जो प्रशांत किशोर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं या फिर उन्हें एक मिसगाइडेड मिसाइल के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि उनका अपना एक पक्ष है, लेकिन इनकी बात जाने देते हैं। प्रशांत किशोर को एक गंभीर प्लेयर के तौर पर लेते हैं। तो आइए पहले उनकी बात करते हैं जो मानते हैं कि प्रशांत किशोर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा मानने वालों की मोटे तौर पर दलील यह है कि प्रशांत किशोर जिस तरह बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, इससे बीजेपी के विरोध में जाने वाले वोटों का एक हिस्सा वे ले जा सकते हैं, चाहे बहुत छोटा सा ही हिस्सा क्यों ना हो। और अगर वे एंटी इनकम्बेंसी वोट को बांट पाने में कामयाब होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान जो है वो आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को होगा। और इसलिए कई लोग ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर अगर सम्राट चौधरी जैसे नेता और डिप्टी सीएम पर हमलावर हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है या ये कतई नहीं समझिए कि वे बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा दरअसल वे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश के तहत कर रहे हैं, ये कुछ लोगों का मानना है। एंटी इनकम्बेंसी वोट एक मुश्त तरीके से आरजेडी की तरफ न जाए या दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ न जाए, ये सुनिश्चित करने की वे कोशिश कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में उनके इस बयान को भी देखा जा सकता है जिसमें वे कहते हैं कि मैं आरजेडी महागठबंधन को तीसरे नंबर की पार्टी बना दूंगा। हालांकि चुनावी बयान देते समय ये दावा करते हैं कि उनकी पार्टी जनसुराज जो है वो पहले नंबर पर होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा बोलते समय उनको खुद भी अपने दावे पर भरोसा होगा। हालांकि उन्होंने काफ़ी काम किया है, ज़मीन पर उतरकर बहुत तरह के वादे और भरोसे दिए हैं, पर वो नेता ही क्या जो बढ़ चढ़ कर दावे न करे, ख़ासतौर पे चुनाव के वक्त में। खैर, नतीजों का तो इंतज़ार रहेगा। लेकिन अब दूसरे लोगों की बात करते हैं जो मानते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। उनकी दलील पर भी गौर करते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि क्योंकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं और इसलिए उनको ब्राह्मण के वोटों का एक हिस्सा जो है वो मिलना लाजमी है, और क्योंकि अगड़ी जातियों को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता रहा है, ऐसे में उनके वोट का छोटा सा हिस्सा भी, यानी कि ब्राह्मण वोटों का या अगड़ी जाति के वोटों का छोटा सा हिस्सा भी इधर उधर होता है तो बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि किस सीट पर किस तरह का उम्मीदवार उतारा जाता है, ये एक और पॉइंट है। बहरहाल यहां एक पॉइंट नोट करने की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने दावा किया कि नवयुग नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी से 2 घंटे की कंसल्टेंसी के तौर पर उन्होंने उसकी फीस के तौर पर उन्होंने 11 करोड़ रुपए फीस लिए। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ऐसा उन्होंने अपने ऊपर बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों से मिलने वाली फंडिंग के आरोपों का जवाब देते हुए कहा। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की फंडिंग को लेकर बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय जायसवाल ने आरोप लगाए। उन्होंने इसकी जांच की भी मांग की। प्रशांत किशोर की कंसल्टेंसी फीस वाले दावे को बीजेपी प्रवक्ता ने आधारहीन बताया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बिहार में बीजेपी के समर्थन वाली एनडीए की सरकार के होते हुए भी, नीतीश कुमार के सरकार के होते हुए भी प्रशांत किशोर के खिलाफ किसी तरह की जांच का ऐलान नहीं हुआ है। ना ही चुनाव से पहले अमूमन जिस तरह से विपक्षी दलों के खिलाफ छापे पड़ते हैं, वैसा कहीं कोई छापा भी नहीं पड़ा है, ऐसा देखने में तो नहीं आया है।
इसे एक सिर्फ तथ्य के तौर पर लें। मेरा तो मानना है कि छापा जनसुराज तो क्या किसी भी विपक्षी दल को परेशान करने के लिए नहीं मारा जाना चाहिए और इसको एक चुनावी हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। तो अगर जनसुराज के खिलाफ छापा नहीं पड़ा है तो अच्छी बात है। कुछ की राय ये है ज़रूर कि प्रशांत किशोर किसी भी तरह से अगर बीजेपी को नुकसान पहुंचाते नजर आते तो फिर उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती थी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। खैर, ये नोशनल पॉइंट है, इसे अधिक तवज्जो नहीं देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जातीय समीकरणों के जो जानकार हैं उनकी राय है कि प्रशांत किशोर को फ़ायदा पहुंचाएंगे, किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे और किसको नुकसान, ये सीट दर सीट उनकी तरफ से खड़ा किए गए उम्मीदवारों पर निर्भर करता है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, 2 चरण में चुनाव होना है। पहले चरण के 121 सीटों के चुनाव के लिए जनसुराज की तरफ से 116 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है और दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख जो है वो 20 अक्टूबर है और जनसुराज की तरफ से अब तक तकरीबन 200 जो टिकट है वो बांटे जा चुके हैं, इस तरह की जानकारी आई है। बहरहाल, पहले चरण के 116 में से जो टिकट जनसुराज ने दिए हैं उनमें से 70 से अधिक अति पिछड़ा यानी कि ईबीसी उम्मीदवार हैं। ईबीसी जो है वो बिहार के करीब 36% हैं और महागठबंधन खासतौर पर इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश में जुटा है। और तो और ईबीसी को 2005 से ही जेडीयू अपना कोर वोट बैंक मानती रही है। कई कल्याणकारी योजनाओं के जरिए नीतीश कुमार उन्हें अपनी तरफ अपने साथ बांधने में कामयाब भी रहे हैं। सवाल यह है कि अगर ईबीसी का एक छोटा सा हिस्सा भी जनसुराज के पास गया तो किसका हिस्सा होगा? जाहिर सी बात है कि वो या तो जेडीयू का होगा या फिर एंटी इनकम्बेंसी वोट वाले फैक्टर को लें तो महागठबंधन के पास जो जाता उसमें से एक हिस्सा जो है वो जनसुराज को जाएगा। कुछ को लगता है कि यहाँ एक तीर से 2 शिकार हो सकता है और सवाल उठता है कैसे? क्योंकि सवाल ये भी है कि ईबीसी को रिझाने में तो बीजेपी भी जुटी हुई है, वो भी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहाँ क्या? सारा खेल यही समझ में आता है और सारा खेल यही बताया जा रहा है। किस सीट पर कौन सा वोट बैंक विनिंग फैक्टर है, अगड़ा वोट या पिछड़ा वोट? और अगर किसी पर्टिकुलर सीट पर जेडीयू या एनडीए के बाकी दलों में से किसी का उम्मीदवार है या फिर एनडीए के ही बीजेपी का उम्मीदवार है, यह भी फैक्टर देखने की बात है। और अगर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं तो वहां उसकी टक्कर में जनसुराज की तरफ से कितना मजबूत उम्मीदवार दिया जाता है? क्या उतना ही जितना कि जेडीयू वाली सीटों पर दिया जाता है? ये सब सवाल अमूर्त लग सकते हैं, लेकिन चुनावी समीकरण में ये सब बहुत मायने रखते हैं। एक और बात, जनसुराज ने महिलाओं को 40% सीटों पर प्रतिनिधित्व देने का वादा किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तमाम बड़ी पार्टियां जो हैं वो अभी तक ऐसा नहीं कर पाई हैं। बातें तो तमाम पार्टियों ने की है और जनसुराज ऐसा करती है, 40% महिलाओं को प्रतिनिधित्व देती है अपनी पार्टी टिकट में, तो इस पार्टी को साधुवाद। पर यहाँ एक चुनावी पेंच भी है। महिलाओं को नीतीश कुमार का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। एक बड़ी वजह तो शराबबंदी की नीति है। इसके अलावा लड़कियों को साइकिल आदि योजनाओं के जरिए नीतीश ने महिला वोटरों के बीच अच्छी पैठ बनाई है और सालों साल में बनाई है। ऐसे में जनसुराज अपने वादों के साथ महिला वोट के छोटे से हिस्से को भी हासिल करने में कामयाब होती है तो नीतीश के 20 साल के शासन से कतिपय वजहों से नाराज महिलाओं को अपनी तरफ करने में वो कामयाब होते हैं, छोटे से हिस्से को भी अपनी तरफ खींच पाते हैं। तो इससे जेडीयू के महिला वोट के खिसकने का खतरा होगा, चाहे बहुत मार्जिनल तरीके से ही क्यों न हो। इससे जेडीयू की सीटों की तादाद पर कोई असर पड़ेगा या नहीं ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नीतीश समर्थकों को लगता रहा है कि कभी चिराग पासवान के जरिए तो कभी किसी और तरीके से जेडीयू को कमज़ोर करने की कोशिश जो है वो होती रही है। इतनी मजबूत कि सरकार बन जाए, लेकिन इतनी भी मजबूत नहीं कि बस नीतीश ही उसे चलाएं। ऐसी कोशिश की बात जो है वो भीतर खाने जेडीयू समर्थक करते रहे हैं। समय समय पर नीतीश की बीजेपी से नाराजगी की वजह तलाशेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा, ये भी लोग कहते हैं। और 2020 चुनाव नतीजे के बाद तो सूत्रों ने बताया था कि नीतीश सीएम बनने तक से मना कर रहे थे और कई दिनों के बाद ही वो माने। बाद में खुद उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की। खैर, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। आखिर में बात करते हैं उस आकलन की जो बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर को
कोई फैक्टर मानता ही नहीं। उनकी दलील है कि सारा शोर सिर्फ सोशल मीडिया पर है और ज़मीन पर नहीं। लेकिन इस बात को किस हद तक सही माने, किस हद तक गलत, इस पर सोचना पड़ेगा। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि कंसल्टेंसी से सैकड़ों करोड़ रुपए कमाकर और उसका पूरा टैक्स भी भर देने की बात करने वाले प्रशांत किशोर जो हैं, वो पिछले तकरीबन 3 साल से बिहार में जमकर बैठे हैं, यात्रा पदयात्रा करते रहे हैं। तो ज़मीन पर बहुत अधिक नहीं तो थोड़ी बहुत पकड़ तो बनाई ही होगी। खासतौर पे जिस तरह के बदलाव की उन्होंने बात की है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस तरह की बात उन्होंने की है। लेकिन उनके खुद चुनाव न लड़ने के ऐलान के चाहे जो मतलब निकाले जा रहे हों, मुझे लगता है कि उनको अपने मतलब में कामयाब होने का पूरा भरोसा है और इसलिए आत्मविश्वास से वो लवरेज नजर आते हैं। बहुत तनकर बोलते हैं। हालांकि बंगाल चुनाव नतीजे जैसे मामलों में उनका आकलन जो है वो अति आत्मविश्वास साबित हो चुका है। वो प्रेडिक्शन जो है वो गलत निकला। लेकिन वे बिहार के लाल हैं तो कम से कम बिहार के मामले में ऐसी गलती तो शायद नहीं कर रहे होंगे। एक आखिरी बात, कुछ जानकार हैं जो कहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर अधिक से अधिक 30-40 सीटों तक ही अपने उम्मीदवार सीमित रखते तो 6-7 या 8% वोट हासिल कर भी वो शायद 8-10 सीटें जीत सकते थे। सिंगल डिजिट के अपर लिमिट तक जा सकते थे, यानी कि 9 सीट या 10 सीट। लेकिन जितनी अधिक सीटों पर जनसुराज लड़ रही है, सीटें जीतने की गुंजाइश उतनी कम लग रही है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। लेकिन ये सेफोलॉजिस्ट टाइप बात है, इसमें मेरी कोई विशेषज्ञता नहीं है। अब बस आपके सामने एक पॉइंट के तौर पर रख रहा हूं। और हाँ, इसे लेकर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है और वो ये कि कुछ ऐसी दैविक शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि प्रशांत किशोर वोट तो लें लेकिन इतनी सीट न लें जो उनके माथे पर हाथ रखकर ही उनको भस्म करने की कोशिश करें। आप इस उदाहरण का मतलब समझ सकते हैं। बहरहाल ये सब राजनीतिक विश्लेषण है। आप थोड़े लिखे को ज़्यादा समझें, चिट्ठी को तार समझें। और फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि जय बिहार, नमस्कार। और आप देखते रहिए उमाशंकर सिंह पॉइंट। बिहार चुनाव से जुड़ी अलग अलग खबर और विश्लेषण लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब वीडियो आए तो आपको घंटी बजकर इसका जो है एक नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार।